हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशरवानी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप सबको पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम जो जीओसी पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्लास 11th क्लास 12th दोनों के लिए है, क्योंकि जो हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर नेम है, तो पहला 11th क्लास में हम चैप्टर का नाम क्या पढ़ते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें हमारी पूरी जीओसी कवर होती है। और क्लास 12th के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो हाइड्रोकार्बन एल्केन या एल्कीन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो उनका बेसिकली चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन आपको समझना है तो आपको जीओसी आनी चाहिए। इसीलिए ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे जीओसी क्लास 11th या 12th का ही नहीं पार्ट है। आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको तब भी जेई किस क्या पढ़ना पड़ेगा, जीओसी पढ़ना पड़ेगा। आपको जीओसी अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। तो क्लास 11th क्लास 12th दोनों दोनों बच्चों से मुझे एक्सपेक्ट करता हूं कि दोनों लोग अच्छे से जीओसी को पढ़े। तो आज स्टार्ट करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, उससे पहले छोटी सी एक बात रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ रेजोनेंस की। देखो, रेजोनेंस में जब हमने देखा था कि एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, जितने रेजोनेटिंग जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो सारे, बच्चे याद रखना, वो सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, वो रियल में नहीं होता। रियल में वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा डीलोकलाइज करता है, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा डीलोकलाइज होते हैं, वही हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। और वो क्या होता है उसको मैंने बताया है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं आपको आज थोड़ा सा एक बात बताने जा रहा हूँ। सपोज दैट कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके क्या बने हैं बच्चे, कई सारे रेजोनेटिंग उसके स्ट्रक्चर है। ठीक, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो उसका रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर बोले तो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल है जिसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये है, ये उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक, और ये उसका पहला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। उसके टोटल मान लीजिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक, ठीक। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो था, उसकी एनर्जी सबसे कम थी। क्या थी, सबसे कम थी एनर्जी। मॉलिक्यूल की अगर कम है तो मतलब एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। सपोज दैट मैं आपको समझाता हूं, अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, या कोई भी रिएक्शन है, अगर मैंने उसमें x डाला है, x है रिएक्शन में, अगर मैं उसमें y उसमें डाल रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब x पहले से ही क्या होगा, स्टेबल रहा होगा, इसी की वजह से वो y से रिएक्ट कर ही नहीं रहा। उसी तरीके से यहां होता है कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसके मान लो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चे, ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बच्चे, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है, हमें उसमें हमने जान लिया है कि उसमें क्या होता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन बहुत ही मैक्सिमम होता है। वही हमारा क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर। और ये सारे जितने भी होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, इमेजिनरी, जिनको हम अपने से केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं रेजोनेंस, उसमें हमने देखते हैं कि जो डीलोकलाइजेशन था वो कई जगह हो रहा था। क्या, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कई जगह हो रहा था, लेकिन जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मैक्सिमम। तो मैं आपको बता क्या रहा हूं कि देखो, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, उसी को बोलते हैं बच्चे क्या, रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड का कुछ पार्ट जो होगा वो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो था
उसमें डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम था, लेकिन फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी तो थोड़ा तो डीलोकलाइजेशन होगा। मतलब ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या चाहता है, अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है किसमें, टोटली रेजोनेटिंग हाइब्रिड में, ताकि वो भी अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। तो बस मेरे को समझाना क्या था कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, तो आपको समझ में, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी रेजोनेटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इन तरीके के क्वेश्चंस मैं अलग से ही जब क्वेश्चंस कराऊंगा रेजोनेंस के, उसमें इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा। तो ये थोड़ा सा रह गया था रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। उसके बाद देखना, आज बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। कुछ लोग इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, कुछ लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, वो भी सही है, वो भी सही है। इसको ऑल्सो नोन है, इसको एक और बोला जाता है, ये रेजोनेंस इफेक्ट ही है, ये रेजोनेंस इफेक्ट है। अब ये मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, ये क्यों रेजोनेंट इफेक्ट इसको बोलते हैं, मतलब क्यों रेजोनेंस। तो देखो मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ खास नहीं, एकदम रेजोनेंस ही जैसा है। देखो होता क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट में, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उससे कोई ऐसा ग्रुप लग जा रहा है, सपोज दैट अगर ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक, उससे कोई भी एक ऐसा ग्रुप लग जा रहा है, इसको मैं जी ही मान लो, ठीक, जिस कोई ग्रुप लग गया जिसके पास मैं क्या कह रहा हूं, या तो वो अपने या तो वो नेगेटिव चार्ज क्या कर सके बच्चे, या तो उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए या नेगेटिव। एक तरीके से अभी मेसोमेरिक इफेक्ट में ऐसा होता है कि कोई भी ग्रुप लग जाए, अगर वो कॉन्जुगेशन के साथ, कॉन्जुगेशन में अगर कोई भी ग्रुप लग जाता है, सपोज दैट जी, वहां पे या तो वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स के इस कार्बन चेन के जो कॉन्जुगेशन के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच सके, या तो उस कॉन्जुगेशन को बढ़ा सके। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तभी वो कॉन्जुगेशन को बढ़ा सकेगा। तो दो मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या, जैसे हम रेजोनेंस में देख रहे थे, जैसे ये था CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी ग्रुप लग रहा था, यहाँ पे ये प्रॉपर कॉन्जुगेशन में था, ये पाई बॉन्ड ऐसे जा रहा था तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट के यहाँ पे आ जा रहा था एज अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जांपल ये लो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, क्या लो यहाँ पे बच्चे एग्जांपल, डबल सिंगल, हाँ ऐसे कर लो, ये डायरेक्ट OH करेक्ट है, ऐसा है, ठीक। ये है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, ये यहाँ पे जाके यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक ये जो ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। तो इस ग्रुप ने किया क्या कि अपने इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व किया। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे अगर ये आ जाएगा CH2 नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड टूटा CH डबल बॉन्ड O, तो देखो यहाँ पे भी तो कॉन्जुगेशन है। मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो कॉन्जुगेशन में ही कहलाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से रेजोनेंस तो इसको हम बोलते ही थे अभी तक जनरली, लेकिन अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। क्या है ये, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है कौन,
ग्रुप बढ़ा रहा है, कोई भी ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब देखो, हम बात करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखना होता क्या है कि मेसोमेरिक इफेक्ट में ऐसा आप कह सकते हो कि अगर कोई सिस्टम में रेजोनेंस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है, वहां पे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लग जाए जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, या उस मतलब कि जिस भी सिस्टम से ग्रुप लगेगा उस सिस्टम से वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके, उसी को बोलते हैं क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर कोई रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर है जहां पे रेजोनेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पे कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सके, मतलब कि जिस भी सिस्टम से लगेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, या तो अपने लोन पेयर के थ्रू या नेगेटिव चार्ज के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके उस कॉन्जुगेशन सिस्टम में, उसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मेसोमेरिक और रेजोनेंस में फर्क क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ क्या हो, अल्टरनेट हो। तो बच्चे यहाँ पे कोई अलग से फंक्शनल ग्रुप तो लगा ही नहीं है, ग्रुप जो भी होगा वो अदर देन कार्बन होना चाहिए मेसोमेरिक इफेक्ट में। ये था बच्चे, ये रेजोनेंस का एग्जांपल है। ये क्या है, ये रेजोनेंस का एग्जांपल। अगर इसी में मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा तो वो कैसे लगेगा, ठीक, मेसोमेरिक लगेगा तो वो कैसे लगेगा, देखना यहाँ पे है क्या कि अब इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी एलिमेंट, कोई भी हो ग्रुप, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या लोन पेयर, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे, बस इधर से इधर, ये इधर जा रहा था और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर। लेकिन मेसोमेरिक में होता क्या है, ये लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर आती है, मतलब जो भी ग्रुप का एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो किसमें आएगी, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगी, या तो अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, या तो एक और कंडीशन हो सकती है, या तो वो खींच सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ उठ के आ रहे थे और ये पाई बॉन्ड्स इधर चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। इतना आपको बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब देखना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जनरली, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। एक बात समझना, जितने भी रेजोनेंस हैं, जितने भी, देखो एक बात आप कह सकते हो, ऑल मेसोमेरिक इज ऑल्सो अ रेजोनेंस, बट ऑल रेजोनेंस इज नॉट अ मेसोमेरिक। इसको हम मेसोमेरिक नहीं कह सकते हैं बच्चे, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस भी कह सकते हैं। भले वो बात अलग है, ये एक्चुअल में क्या है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू जा रहा है, लेकिन इसको हम रेजोनेंस भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम मेसोमेरिक नहीं कह सकते। तो ऑल क्या, ऑल मेसोमेरिक आर रेजोनेंस, बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक। समझ में आई, इतनी सी बात आपको समझ में। अब आपको बताने जा रहा हूं, मेसोमेरिक के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। उस बात को अब हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूं, मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है प्लस एम। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो ये एक कॉन्जुगेशन सिस्टम था, रेजोनेंस सिस्टम था, जहां पे एक ग्रुप लग गया है, ठीक। और वो ग्रुप क्या रहा है कि या तो उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, या तो और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। प्लस एम वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर सके, मतलब
दे सके, किस क्या दे सके, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स को, या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, दो ही कंडीशन होगी, या तो उस एलिमेंट के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा या तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ये जो लोन पेयर हो या चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये कॉन्जुगेशन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज सके, क्या कर सके, कॉन्जुगेशन सिस्टम में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर को डोनेट कर सके, उसी को बोलते हैं बच्चे प्लस एम इफेक्ट। तो एक तरीके से प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में अपने कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, कैसे, थ्रू डोनेटिंग अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, थ्रू डोनेटिंग अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात ऐसी माइनस एम इफेक्ट होता है, दो टाइप के होते हैं बेसिकली, प्लस एम, दूसरा है माइनस एम। माइनस एम ये होता है कि कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम में अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास क्या हो बच्चे, पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास, ऐसा कह सकते हो आप, जिसके पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक, एक बात तो ये हो गई, जिसके पास या तो ये हो, पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो जनरेट वेकेंट ऑर्बिटल। देखो अब एक ही कंडीशन पे हम बात करेंगे, कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब होता है, जैसे बोरॉन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। अगर इसका ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन कैसे होता है बच्चे, 1s2 2s2 2p1। मतलब p ऑर्बिटल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन्स था, मतलब कि इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अभी भी आ सकते हैं, मतलब इसका p ऑर्बिटल जो है वो अभी क्या है, वेकेंट है। तो जहां भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है वहां पे करेगा क्या, ये जो कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा, ये पाई बॉन्ड उठ के यहां चला जाता है, उठ के मतलब इस जो जेड होगा, जो भी ग्रुप होगा उसके ऑर्बिटल में चला जाएगा, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा, उसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। जहां भी ऐसा सिस्टम हम देखेंगे उसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। दूसरी कंडीशन यह है कि उस जेड पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उस जेड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पाई बॉन्ड जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज को दे देगा। तीसरी कंडीशन ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा जनरेट वी वैकेंट ऑर्बिटल। अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, लेकिन वो जनरेट कर सकता है वैकेंट ऑर्बिटल, कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जनरेट कैसे करेगा, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी, मान लो ये है डबल बॉन्डेड सिस्टम है, अगर उससे कोई भी ग्रुप लगा हो और वो ग्रुप डबल बॉन्डेड किससे, कोई दूसरे ग्रुप से लगा हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो G से ज्यादा होगी, किसकी, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी G से ज्यादा होगी। तो आप समझिएगा, अगर देखो Y की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे दो दो, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये होता है वहां पे थोड़ा सा वैकेंट स्पेस आ गया है, मतलब वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल बन जनरेट हो रहा है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब कि इसके जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन थे वो इस ऑर्बिटल से थोड़ा सा खिसक गए हैं, आप कह सकते हैं खिसक गए हैं, मतलब कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये होता है वहां पे वैकेंसी आ रही, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही, तो होगा क्या, उसके बाद ये डबल बॉन्ड उठ के इधर चला जाता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं माइनस एम। माइनस एम में 3 कंडीशंस होती है, आपको मैंने एक एक करके सब बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लस एम माइनस एम कैसे क्या होता है। प्लस एम का एग्जाम्पल, माइनस एम का एग्जाम्पल, दोनों हम बात करेंगे अच्छे से। आप अच्छे से बस समझ,
देखो एक खेल ये है कि आपको अभी समझना है, आपको ज्यादा ये नहीं सोचना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बस थोड़ा सा वेट करिएगा, जीओसी के एट द एंड में वो क्वेश्चंस आपको समझ आने लगेंगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको कनेक्टिविटी समझनी पड़ेगी। आपको अगर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं समझ में तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, प्लस एम और माइनस एम कैसे कौन कौन से ग्रुप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्या लिख रखा है, कुछ प्लस एम और कुछ माइनस एम के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उनको मैंने लिख रखा है। तो देखो प्लस एम और माइनस एम में दोनों में आपको एक खास बात बहुत कॉमन दिखेगी, सॉरी प्लस एम में अलग और माइनस एम में ग्रुप में अलग। तो देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सब में या तो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी एनएस में भी क्या है लोन पेयर, इसमें भी क्या है लोन पेयर। मतलब प्लस एम का मतलब ये होता है कि वो अपने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सके थ्रू डोनेटिंग इट्स नेगेटिव, थ्रू इट्स नेगेटिव चार्ज, और लोन पेयर उसी को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। ये कैसे डोनेट करेगा, देखो इसका भी लोन पेयर तो इसमें भी प्रेजेंट है, Pr2 के पास भी लोन पेयर, OH के पास लोन पेयर, OCH3 के पास लोन पेयर। इसी तरीके सब में देखो या तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज भी है, इसी को बोलते हैं क्या, प्लस एम इफेक्ट। माइनस एम में देखो, माइनस एम में मैंने क्या बताया था, कोई भी ग्रुप लगा हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज इस पे। अब देखो BH2 में क्या है, BH2 में क्या है कि BH2 में कोई चार्ज नहीं, लेकिन बच्चे BH2 में मैंने क्या बताया कि बोरॉन का जो p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा तो वो ले लेगा, वो अपने p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की ऑलरेडी कमी थी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना चाहेगा, अगर कहीं से भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो जरूर ले लेगा। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OR, क्या है C डबल बॉन्ड OR। अब यहाँ पे कार्बन पे तो कुछ नहीं था, पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो ये क्यों माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं बच्चे। मैंने क्या बताया था कि कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, अगर वो सपोज जैसे मैंने ये बताया था कि जेड ग्रुप लगा है, जेड यहाँ पे क्या है कार्बन है। अब कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ की ए से मैंने कहा था, ए कौन है ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है जेड से, मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से। होता क्या है, ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी तरफ खींचा ज्यादा है, खींचना ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे मैं आपको रेजोनेंस का बता ही देता हूँ यहाँ कैसे बनेगा, क्या होता है। मैंने बेंजीन एग्जांपल ले लिया है, तो अब यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है बच्चे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, एक तरीके से हम कह सकते हैं वैकेंट, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे हो रही। तो होगा क्या बच्चे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है। देखो रेजोनेंस और मेसोमेरिक आपको बिल्कुल हूबहू एक तरीके के लगे, एक तरीके के है ही, बस थोड़ा नाम का फर्क है। जब भी कोई ग्रुप लग जाता है तो वहां पे उसको हम बोलते हैं क्या, वो मेसोमेरिक इफेक्ट है, या उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है। जैसे ये प्लस एम है तो इसको और प्लस आर भी बोला जाता है, इसको माइनस एम और माइनस आर भी बोला जाता है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक में ज्यादा फर्क नहीं है, बस मेसोमेरिक क्या होता है जहां भी कोई ग्रुप लग जाता है, और रेजोनेंस में सिंपल वो कॉन्जुगेशन चलता रहता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे होगा क्या, जैसे मैंने कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस बता रखा था कि कोई भी डबल बॉन्ड से अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा है उस पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वहां पे ये पाई बॉन्ड उठ के, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर वो डिलोकलाइज होता रहेगा, फिर वो डिलोकलाइज, मतलब यहाँ पे भी क्या है रेजोनेंस देखने को हमें मिलेगा। रेजोनेंस से होता क्या है, रेजोनेंस से मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये था CHO, सॉरी दो बार मैंने CHO लिख दिया, ये NO2 CHO। NO2 के केस में कैसे देखो, ये है N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेटेड टू O माइनस, ऐसे होता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से जुड़ा है, वो भी डबल बॉन्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, माइनस एम इफेक्ट के। अब
अब एक छोटी सी बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात आपको समझनी पड़ेगी, वहां पे गलती नहीं करनी है। अच्छा, इस मेसोमेरिक इफेक्ट का काम क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है एप्लीकेशन, इसका हम यूज कहाँ करेंगे। तो एक बात है, वो पहले आप देखना। आपको मैंने लास्ट टर्म पे क्या दिया था, अपने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया था, किसका? NO2 का, नाइट्रोबेंजीन का। तो NO2 को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, चौथा बॉन्ड अगर वो बना रहा है तो वो क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो हम अभी बस इतना जान लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। कोवैलेंट मतलब डायरेक्टली जो बॉन्ड ये बना, ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड है। इन सब की जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी मैं यूज कर रहा हूँ, बस आप उतना जान लो कि अब ये एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड ही है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है, ये ऐसे है। इसको हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, अब कई तरीके इसको देखने को मिलेंगे। या तो हम, अगर हम प्योर क्या बना दे, कोवैलेंट बॉन्ड बना दे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं O-, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम क्या कैसे होता है, इन सब के बारे में हम किस में डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी हमें बस उतना जानना है जितनी हमें ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप सीखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा स्पीड मत पकड़ो, बहुत तेज भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा तो आपको उतना समझते रहना है। तो होगा क्या बच्चे, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लेके चलूं, इसका एक और ये भी स्ट्रक्चर सही है, गलत नहीं है, तो आप बिल्कुल भी कहीं ये स्ट्रक्चर देख के बोल दो सर आप मुझे गलत बताए, गलत नहीं बच्चे, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं। तो अभी मैं एक स्ट्रक्चर को ही लेके चल रहा हूँ, इसको क्या कर देता हूँ मैं, इरेज कर दिया। ठीक, यहाँ पे देखो कोई पॉजिटिव चार्ज आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे है क्या कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे अपने आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो इसका आपको क्या बनाना था, मैंने लास्ट टर्म पे दिया था कि अपने से आप खुद से ट्राई करिएगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई बॉन्ड कहेगा कि यार तुम्हारे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, ये पाई बॉन्ड कहेगा लो अच्छा मेरे पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने बता रखा है कि पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत फ्री होते हैं, कहीं भी उनको गरीब दिख जाता है, गरीब मतलब कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तुरंत डोनेट कर देता है। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। अब यहाँ पे दिया तो इस कार्बन, पहले तो भैया पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे तो चुपचाप चले गए, लेकिन अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना है, 4 से ज्यादा वो बनाएगा नहीं, चौथा वो क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो ये बॉन्ड पहले से ही यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड थे। तो ये बॉन्ड ऑलरेडी फिर जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को दिया, तो ये नाइट्रोजन कहेगा ऑक्सीजन ऑलरेडी खींचा था, तो उससे कहेगा ले जाओ भैया तुम पूरा ही इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो ये पाई बॉन्ड टूट के इधर चला आएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। टूटने के बाद यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ से ऑलरेडी O- जुड़ा था, और ये बॉन्ड एक ऐसे था, ये एक ऐसे था। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की अब क्या हो गई, कमी हो गई। अब क्या होगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि रेजोनेटिंग कंडीशन जो मैंने बताई थी, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा, कार्बन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ऐसे बना सकते हैं हम, ये पाई बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, NO-, डबल बॉन्ड हो, ठीक, सही है। अब क्या होगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो थे इधर चले आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आए। एक और इसका स्ट्रक्चर अब क्या बनेगा, ये वापस से ये यहाँ आएगा,
ये यहाँ आएगा, ये टूट के इधर चला जाएगा, तो वापस से ये मुझे मिल जाएगा। ठीक, तो ये कहानी थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। किसकी थी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको इतना समझ में आया? तो हमने देख लिया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो हमने नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया था। एक तरीके का ये NO2 ग्रुप जो है, आपको बताना NO2 ग्रुप यहाँ पे कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम या माइनस एम। तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा था, इस वजह से ये क्या होता है? माइनस एम इफेक्ट। क्या है? माइनस एम इफेक्ट। ठीक। अब इससे आपको एक बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। जब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचा तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया? एक यहां पे आया, एक यहां पे आया, एक यहां पे आया। अब देखना, ये है हमारा प्यारा सा मॉलिक्यूल, कोई भी ग्रुप लगा है, मान लो ये है हमारा बेंजीन। अगर उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। जो भी ग्रुप लगा होगा उससे बगल वाला जो कार्बन होगा उस ग्रुप को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन को ऑर्थो। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। आपको ये सब याद करना ही नहीं है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होगी आपको खुद याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैरा, पैरा पोजीशन। तो ये भी, ये क्या है? ये मेटा, तो ये भी मेटा, ये ऑर्थो, तो ये भी ऑर्थो। इतनी सी बात आपको समझ में आई? तो होता क्या है, हमने देखा कि ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी ऑर्थो पे। तो जब हम NO2 का, नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने गए तो हमने क्या देखा कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या आ जा रहा था? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा कम है। लेकिन जब भी हमने देखा कि पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम मेटा पोजीशन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा था, मतलब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले थी उतनी बाद में भी है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है। तो मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि अगर इन रेजोनेटिंग, अगर इस NO2 की जो नाइट्रोबेंजीन है बच्चे, उसकी रिएक्शन कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से कराते। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहां जाके जुड़ेगा? ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, या पैरा पोजीशन पे। ठीक। मतलब मैं आपसे क्या रहा हूं कि ये है, छोटा सा ही मैंने लिखा है, ये है NO2। यहाँ पे कोई भी क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम? ऑर्थो पे क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव, पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी ऑर्थो पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी थी उतनी अभी भी है, जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? मेटा पोजीशन पे है। कहां पे है? मेटा पोजीशन पे है। तो इस वजह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो हमेशा मेटा पोजीशन से जुड़ेगा। इस वजह से जितने भी, याद रखना, ये माइनस एम इफेक्ट NO2 के केस के लिए ही नहीं बता रहा हूं, कोई सा भी केस ले लोगे, अगर ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो याद रखिएगा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो देखेंगे आप उसमें कॉमन क्या दिखेगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसका मतलब होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। उसी रिस्पेक्ट में मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो वहीं से जुड़ेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा इस समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे, तो ये यहां से जुड़ेगा। इस वजह से -m जितने भी ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। -m ग्रुप को क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप टूवर्ड्स
इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी ये सब्स्टिट्यूशन की बात हम डिटेल में बात करेंगे, अभी बस इतना जानना कि ये इलेक्ट्रोफाइल जब भी आता है, जितने भी -m ग्रुप लगे होंगे किससे, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, -m वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। तो याद रखिएगा उस सिस्टम में हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो हमेशा मेटा पोजीशन पे लगेगा। इसी वजह से -m इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, -I इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इसको बोला जाता है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने COCl को क्या बोलते हैं, COCl को क्या बोलते हैं, अगर COCl है तो उसको बोलते क्या, उसको बच्चे मैंने बताया था जब मैं आपको IUPAC पढ़ा रहा था, उसको ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो COCl एक्चुअल में कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +m करेगा कि -m करेगा, ये बताना है आपको। अगर बेंजीन से COCl जुड़ा है, ये क्या है, COCl जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा, देखो COCl को क्या बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड, ये बेंजीन है तो बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है बच्चे, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड। अगर इसकी बात करूं, ये COCl है तो मैंने क्या बताया था, बेंजीन से कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम में ऐसा कोई भी अगर एलिमेंट जुड़ा है और वो डबल बॉन्ड से, जो भी एलिमेंट से जुड़ा है उसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वहां पे -m इफेक्ट काम करेगा, -m इफेक्ट। तो यहाँ पे होगा क्या, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जा रही, कार्बन पे कमी हो जा रही, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बाद ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मैंने रेजोनेंस कहाँ पॉसिबल होता है, जो भी डबल बॉन्ड से कोई भी एलिमेंट जुड़ा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो ये डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कार्बन को। तो कार्बन कहता है ऑक्सीजन से, भैया तुम पूरा ही इलेक्ट्रॉन ले लो, आधा तो खींचा ही था, आधा से ज्यादा, तो कहता है पूरा ही ले लो। तो ये डबल बॉन्ड जो था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो बना क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ क्या, तो डबल बॉन्ड कार्बन, ये O-, यहाँ से Cl जुड़ा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। अब देखना ये पॉजिटिव चार्ज इधर। अब मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है, मैं बस जल्दी जल्दी क्या कर दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड इधर, तो डबल बॉन्ड ये इधर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO- Cl, यहाँ पे ये ऐसा था। एक और क्या बन सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, ये डबल बॉन्ड के ये यहाँ आ जाए, तो ये हूबहू पहले स्ट्रक्चर की तरह हो जाएगा। ठीक, तो इन सब में आपको खास बात क्या देखने को मिल रही, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम कहाँ कहाँ पे हो रही थी, ऑर्थो पोजीशन पे हो रही थी, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। लेकिन ये जो मेटा पोजीशन है, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देखो, मेटा पोजीशन पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले थी उतनी बाद में भी है। तो इसकी रिएक्शन अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से कराओगे तो इसकी रिएक्शन में वो इलेक्ट्रोफाइल बच्चे कहाँ जुड़ेगा, याद रखिएगा। ये सब हम सीखेंगे कि कैसे जुड़ता है, लेकिन याद रखिएगा इतना कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। ये मत सोचेगा अभी कि यार ये यहीं क्यों जुड़ा, ऐसा वैसा,
ये सब अभी सोचना नहीं, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। इलेक्ट्रोफाइल वही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी वो वहीं जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ थी? मेटा पोजीशन पे थी, तो इस वजह से ये मेटा पोजीशन पे। तो जितने भी -m ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब हम थोड़े से एग्जांपल +m के भी देख लेते हैं। +m का आप सोचो कोई सा भी एग्जांपल ले लो, अगर बेंजीन पे NH2 जुड़ा है तो वो भी तो +m ही होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है बच्चे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक। +m का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहले हम फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चे फिनॉल। बेंजीन से OH जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। देखना यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे डायरेक्टली एक एटम जुड़ा है जिसके पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक। और डबल बॉन्ड से कोई भी एटम जुड़ा हो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर प्रेजेंट हो तो वहां पर रेजोनेंस होता है। तो ये लोन पेयर करेंगे क्या? फ्री थे, तो इस कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं और ये जो डबल बॉन्ड था ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठा के इस कार्बन पे रख देता है। तो बनेगा क्या? देखना, ये लोन पेयर इस कार्बन को दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन जो देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ये जब टूटेगी तो ये यहाँ पे ही तो टूटेगी, यहाँ पे आएगी तो नेगेटिव चार्ज ऐसा। अब नेगेटिव चार्ज करे यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। अब मैं रेजोनेंस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कैसे बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड। उन बच्चों को शायद अभी ये ना समझ में आ रहा हो जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले का पहले आप देखो जीओसी। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी यहाँ पे रख देगा। ये यहाँ, ये यहाँ। अब उसके बाद क्या होगा? अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे तो ये यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ये वापस से यहाँ बन जाएगा। अब इन सब में खास बात क्या है? जैसे हमने -m में देखी, इन सब में जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हमने देखा कि +m ग्रुप के लगने की वजह से जो कॉन्जुगेशन सिस्टम बेंजीन था उस पे क्या हो जा रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी जब -m था तो कॉन्जुगेशन सिस्टम से बेंजीन से ही, अभी हम बेंजीन का एग्जांपल लेके चल रहे, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी तो वहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जा रहा था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। क्यों? उसका ये मतलब है कि वो ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा था, ना कि मेटा से। इसी वजह से वहां पे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी पहले थी उतनी बाद में थी, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे? मेटा पोजीशन पे थी जब -m। लेकिन जब हम +m का एग्जांपल लेके देख रहे थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका बना रहे थे, तो हमने देखा कि जब ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, कहाँ? ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ी, पैरा पोजीशन पे बढ़ी, ये भी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पहले हम जब -m लग रहा था तो देख रहे थे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम थी, लेकिन जब +m ग्रुप लगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑर्थो में ज्यादा है और पैरा में ज्यादा है। तो ऑर्थो और पैरा में दोनों जगह ज्यादा है। तो एक बात मैं ये कह सकता हूं कि जब भी फिनॉल
किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से ऐड होगा तो या तो वो कहाँ ऐड होगा, या तो वो ऑर्थो ऑर्थो पे ऐड हो सकता है, या तो पैरा पे ऐड हो सकता है। ये कहाँ ऐड होगा, ऑर्थो या तो पैरा पे ऐड हो सकता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जितने भी प्लस एम इफेक्ट होते हैं, प्लस एम ग्रुप होते हैं, इनको बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इतनी कहानी आपको समझ में आई प्लस एम की। इसी तरीके से आप खुद से इसका ट्राई करके बना के देख लीजिए। NHR ये है सेकेंडरी अमीन है ये, इसका कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसमें देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ जाएंगे, ऐसे होगा। मैं ऐसे बना देता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट देता हूँ तो आप अपने से बना ले। ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ, ये यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हमने देखा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ रही थी। कहाँ बढ़ रही थी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो वहां पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। जब हम अपनी मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आ जाएंगे तो वहाँ पे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी हम देखेंगे फिनॉल के रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पूरा इसी से भरा है। तो अभी हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कौन सा ग्रुप लगा है तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, कभी ऑर्थो कभी मेटा, तो वो सब इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। इतनी कहानी आपको समझ में। अब डालिएगा हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मेसोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट और अफेक्ट में मत कंफ्यूज होइएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो अफेक्ट करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट को। किसको, मेसोमेरिक इफेक्ट को। ठीक, तो पहला डालिएगा ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेसोमेरिक इफेक्ट में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। ओवरलैपिंग जब भी दो बॉन्ड्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से थ्रू हाइब्रिडाइजेशन अपने एलिमेंट के बीच में, क्या अपने दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाते, उन्हीं को कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है उन दोनों एटम में, तब जाके एक बॉन्ड बनता है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पहला हेडिंग क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो मैं आपको समझाता हूं, यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, ये है NH2, ये है NH2, ये है PS2, ये है आर्सेनिक, ये फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। ठीक, नाइट्रोजन बच्चे कौन से पीरियड का है आपको ये पहले बता होना चाहिए। सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का। ठीक, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो मतलब 1s2 2s2 2p2। जब इस कार्बन ने नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा तो वो किसके ओवरलैपिंग की वजह से बना होगा, यहाँ पे देखो तो p में दो इलेक्ट्रॉन्स थे बचे, तो उन्हीं की ओवरलैपिंग से क्या बना होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स बने होंगे। ठीक, नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा बच्चे, ये मेन बात है। 1s2 2s2 2p, 2 2 4
चार सात। ठीक, ये है नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन। तो हमने दोनों में देखा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जब ये बेंजीन रिंग में आएगा, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। किसमें? 2p ऑर्बिटल में। और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन के p ऑर्बिटल में आता है। कार्बन के p ऑर्बिटल में आता है, तभी तो ये डबल बॉन्ड जो होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है, तभी तो ये शिफ्ट होता है इधर। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल से कार्बन के किस में आ रहे थे? 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही थी, वो 2p ओवरलैपिंग हो रही थी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ओवरलैपिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डिटेल में हम किस में पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बहुत अच्छे से आएगी जिसकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद जीओसी के बाद हम क्या क्या साथ में पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाऊंगा, और साथ में ही साथ हम क्या डिस्कस करते रहेंगे? ऑर्गेनिक लेके कंटिन्यू चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग हो रही थी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। यहाँ पे बच्चे फास्फोरस के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, फास्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। तो यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है फास्फोरस का, वो 3p में होता है। और कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है यहाँ पे? 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। यहाँ पे आर्सेनिक जो होता है उसका लोन पेयर 4p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। और कार्बन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है तो ओवरलैपिंग होती है, तभी तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है यहाँ पे ना। तो कार्बन का 2p ऑर्बिटल होता है बच्चे। तो यहाँ पे देखेगा, बहुत ही छोटी सी चीज है कि जो चीज दोनों बैलेंस रहेंगे तो वहां पे बॉन्ड बनना बहुत इजी रहेगा। ऑर्बिटल अगर दोनों यहाँ पे है तो बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड बनाते तो पाई बॉन्ड किससे बनते बच्चे? यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे, तो उन दोनों के इंटरेक्शन से, ऐसे मतलब इंटरेक्शन करते हैं तो उनके इंटरेक्शन से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, और यहाँ पे कार्बन का 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा था। तो 2p पे ओवरलैपिंग जो होगी वो अच्छी होगी। और मान लो ये 2p है और ये 3p है, तो इन दोनों में ओवरलैपिंग जो होगी वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3p ऑर्बिटल यहाँ है, 2p यहाँ। तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो, कम, ज्यादा या कम होने की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इनसे होगा क्या? आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि इन तीनों में कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग रेजोनेंस किसका सबसे अच्छा है, रेजोनेंस किसका अच्छा है, जिसमें ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जिसमें ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वहीं पे रेजोनेंस बहुत अच्छा होगा। तो रेजोनेंस उसमें अच्छा होगा जहां पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ओवरलैपिंग 2p में अच्छी हो रही थी, फिर 2p 3p में होती, फिर 4p 2p में। तो ये था रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक, मतलब रेजोनेंस कहाँ पे अच्छा हो रहा था? मैक्सिमम रेजोनेंस, रेजोनेंस मैक्स। तो इतनी बात आपको समझ में है कि ओवरलैपिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेसोमेरिक इफेक्ट में। ओवरलैपिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेसोमेरिक में। समझ में इतनी सी बात आपको? ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको रेजोनेंस मैक्सिमम छोड़ के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। ये कौन सा वैसे ग्रुप था? प्लस एम था। तो यहाँ पे प्लस एम जो होगा सबसे ज्यादा किस में होगा? NH2 में, फिर PH2 में, आर्सेनिक में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, फास्फोरस का 3p में, और 3p और 2p में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। वैसे 4p और 2p में ओवरलैपिंग क्या होगी? 4p यहाँ है तो 2p यहाँ है, तो ओवरलैपिंग कहाँ अच्छे से, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज्यादा शेयर कर पाएंगे? और 2p दोनों सेम लेवल पे, तो ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, ओवरलैपिंग अच्छे से होगी। तो प्लस एम का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से यहाँ पे अच्छे से आ पाएंगे, यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे और अच्छे से नहीं आ पाएंगे। तो ये था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और केस लेके दिखा देता हूं कि कहाँ पे, एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि देखना वहां पे क्या होता है। वहां पे क्या होता है, सपोज दैट ये है फ्लोरीन, ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
अब आपको बताना है कि इन चारों में मेसोमेरिक इफेक्ट किसका सबसे अच्छा होगा, किसका सबसे अच्छा होगा, प्लस एम इफेक्ट किसका सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो देखो बच्चे, फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो 2p में है, इसका 3p में है, इसका 4p में, इसका 5p में। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ कार्बन तो इसका 2p ऑर्बिटल ही यूज होगा। क्या यूज होगा, 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p होगी, यहाँ पे 2p 3p, यहाँ पे 4p 2p, यहाँ पे 5p 2p। तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा अच्छी, उतना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका, देन इसका होगा। आपको इतनी बात समझ में आई। एक और एग्जांपल, सपोज दैट मान लो अगर ये बेंजीन लगा है, उससे OH ग्रुप लगा है, OH के बाद SH लगा है, उसके बाद SCH लगा है। क्या लगा है, OH है, SH है, SCH। ये तो तीनों एक ही क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं। तो इन तीनों में आपको क्या बताना है, इन तीनों में बताना है कि प्लस एम किसका ज्यादा अच्छा होगा जब वो बेंजीन से जुड़ा होगा। यहाँ सिस्टम क्या है, पीएच। बेंजीन को बच्चे पीएच भी बोलते हैं, तो मैं पीएच लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p 2p, सेम वही रीजन है, 2p 3p, 2p 4p। इसी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का प्लस एम में बहुत बड़ा रोल होता है। इतनी बात समझ में। दूसरा फैक्टर क्या होता है, हेडिंग डालिएगा, सेकंड फैक्टर क्या होता है, आपको देखना है। सेकंड फैक्टर की बात करते, अच्छा, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं कर देना, इसमें गलती नहीं कर देना। अच्छा, सपोज दैट अगर आपको एक ही एग्जांपल अच्छा करके देखते हैं, ये है OH, ये है NH, ये है फ्लोरीन, ये है A, ये है B, ये है C। आपको बताना है इन तीनों में प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होना चाहिए। देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो था वो किस में प्रेजेंट था, 2p में, 2p का कार्बन भी। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर वो भी 2p में प्रेजेंट है, फ्लोरीन का लोन पेयर वो भी 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है बच्चे। अब यहाँ तो ऑर्बिटल पे जो लोन पेयर थे, ऑर्बिटल ही सेम हो गया। तो अब क्या देखते बच्चे, जब ऐसा केस आ जाएगा ना, तब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो जितना ज्यादा होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतनी तेजी से डोनेट नहीं करेगा, अपनी तरफ ही खींचे रहेगा, देने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो इस वजह से प्लस एम जो होगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा, मतलब बी का सबसे ज्यादा, फिर ए का, फिर सी का। क्यों, बी में जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी 2p में, इसमें भी 2p में। जब ऑर्बिटल सेम हो जाए तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, दूसरा फैक्टर क्या था, दूसरा फैक्टर मेरा यही था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा फैक्टर हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे फर्क पड़ा, आपको इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब देखना, एक और एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन मुझे याद आ रहा है। लिखिएगा, ये है, मान लो सब बेंजीन से ही जुड़े हैं। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। ये है मान लो पीएच, ये आपको लिखना है, हाँ, ये है पीएच SH OH F, ठीक। ये है ऑर्डर, इनमें आपको बताना है सब किससे जुड़े हैं बच्चे, सब जुड़े हैं कार्बन से ही जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, ये पीएच जो है ये भी किससे जुड़ा है, पीएच से ही जुड़ा है, ये भी पीएच से जुड़ा है, ये पीएच से जुड़ा है, ये भी पीएच से ही जुड़ा है। इन तीनों में आपको क्या बताना है,
आपको क्या बताना है बच्चे, मैं क्या, हाँ, प्लस एम का ऑर्डर क्या होगा, प्लस एम का ऑर्डर क्या होगा, थोड़ा सोच के बताइएगा। प्लस एम किसका ज्यादा होना चाहिए, प्लस एम किसका ज्यादा होना चाहिए, ये बताइएगा। सॉरी बच्चे, ये PH2 है, PH2 है, ठीक, गलती हो गई ये, हाँ, बाकी सब सही। तो देखना, फास्फोरस ये है, सल्फर ये है, ऑक्सीजन ये है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमें पता है इसका कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p, OH का भी 2p, सल्फर का बच्चे 3p होता है, फास्फोरस का क्या होता है, 3p, इसका भी होता है। तो पहले तो देखो 2p वाला ही ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ऑक्सीजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, तो इसको अगर A मानो, ये B है, ये C है, ये D है, तो 3p का केस तो बाद में आएगा, पहले हम 2p में डिसाइड कर लें, क्योंकि ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे इन दोनों से, मतलब इनका प्लस m ज्यादा अच्छा होगा। तो इन दोनों में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में इजीली देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो C D से तो ज्यादा होगा। अब A और B में हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे 3p था, यहाँ पे भी 3p था। नाइट्रोजन की फैमिली का है फास्फोरस, ये ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो ऐसे रहा होगा ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर। तो अलोंग द पीरियड जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी बढ़ती है, सॉरी बढ़ती। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से PH2 जो होगा वो अच्छी ओवरलैपिंग करेगा A, फिर B। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम और सारे क्या फैक्ट पढ़ते हैं, फैक्टर। तो ये कहानी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पे देखेगा। अब हम दूसरे फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, क्या है बच्चे, तीसरा फैक्टर, हेडिंग डालिएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का आपको मतलब मैंने बताया था पहले ही, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडिंग, मतलब भीड़, ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है वो बात, OH OCH3 में -I इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा कौन रखता है। तो देखने से तो लगता है कि CH3 ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, जो भी ग्रुप से लगा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, तो ये ऑक्सीजन जिस भी ग्रुप से लगा होगा उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं खींच रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जस्ट रिवर्स ऐसा ऑर्डर होता है, ये -I का ऑर्डर होता है। एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर भी सुन लो। होता क्या है कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस CH3 बल्कि बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप होने की वजह से जो ऑक्सीजन होता है, जो बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन और CH3 से, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से s कैरेक्टर बढ़ जाता है ऑक्सीजन एटम पे, x कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की पहले से कंपैरिजन में बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो ऑक्सीजन और तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचता है। लेकिन जब हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट में, क्योंकि ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करेगा, कैसे, क्योंकि दोनों के पास क्या प्रेजेंट है बच्चे, लोन पेयर प्रेजेंट है। सपोज अगर ये कार्बन से जुड़ता है, ये हाइड्रोजन था, ठीक, तो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। कार्बन का 2p ऑर्बिटल क्या था, खाली। यहां से मान लो जो भी बेंजीन ये है, जो भी मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये क्या है बच्चे, ये एक तरीके से ये ऐसे ही तो है, इसको ऐसा बना लो, ये ऐसा है, ठीक। अगर सेम यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये कार्बन, और ये मान लो ये पूरी रिंग जुड़ी हुई है, ये हाइड्रोजन। होता क्या है बच्चे, यहाँ पे देखने से तो लगता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, लगता है कि OCH3 की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दोनों ऑर्डर याद रखिएगा, OCH3 -I ज्यादा होता है और OH का जो होता है +M ज्यादा होता है। देखने में तो बिल्कुल ही लगता ही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अब देखो रीजन सुनना, बहुत प्यारा रीजन है, आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन के 2p में क्या प्रेजेंट था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। कार्बन का क्या खाली p ऑर्बिटल,
यहाँ पे भी सेम कंडीशन था, लेकिन यहाँ पे जो ये लगा था ये CH3 ग्रुप लगा था। CH3 ग्रुप होता है बहुत बड़ा। p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होती है किसकी, कार्बन के 2p ऑर्बिटल से, यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू बल्कीनेस, बल्कीनेस CH3 बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बल्कीनेस की वजह से ये जो p ऑर्बिटल है, इसके p ऑर्बिटल को प्लेन से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब कि जिस प्लेन में था ये ऑर्बिटल, उस प्लेन से अगर इस प्लेन में है तो ये थोड़ा सा p ऑर्बिटल को ऐसे कर देता है, तो प्लेन ऑफ p ऑर्बिटल डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग जो होती है, ये लोन पेयर इसके कार्बन के p ऑर्बिटल में अच्छे से नहीं जा पाता, ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे OH का जो होता है प्लस m OCH3 से ज्यादा होता है। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन छोटा सा एटम है, हाइड्रोजन क्या छोटा एटम है, तो डिस्टॉर्शन नहीं कर पाता। यहाँ पे ड्यू टू बल्कीनेस इट डिस्टॉर्ट्स द p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इस वजह से यहाँ पे प्लस m इसका ज्यादा होता है। इन दोनों ऑर्डर को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्जाम। साफ साफ बहुत अच्छे से इसको पूछ सकते हैं। तो इतनी कहानी थी किसकी, मेसोमेरिक इफेक्ट की। हमने मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनते हैं उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, और रेजोनेंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स जो भी आपके दोस्त हैं उनसे शेयर करिए, ताकि हम अच्छे से पढ़ें और अच्छे लोगों से जुड़ें, ताकि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं कराता रहूं, आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।